नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। और आज की बात और हर्ष के साथ इस बार फिर से हम लोग साथ साथ नहीं है, लेकिन जो वादा है कि हम आपसे लगातार अपने विचार साझा करते रहेंगे, अपनी बातें जो भी मुद्दे हैं उन पर रखते रहेंगे। तो हर्षवर्धन जी इस समय माया नगरी मुंबई में है और वहां पर जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, वेब्स, उस प्रोग्राम के लिए वो विशेष अतिथि रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो वहां पर है। लेकिन अब वो मुंबई में हो या मैं कश्मीर में, बातें तो हमारे और आपके बीच जो होनी है वो होनी है। और इसी सिलसिले में पहलगाम के बाद से जो अब तक चीजें चल रही हैं उस पर तो बात करेंगे, साथ ही बात इस पर भी होगी कि आखिर ये जो जाति जनगणना करके सरकार ने क्या हासिल कर लिया, क्या वाकई ये समाज के लिए बहुत बेहतर है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देने के बाद तो अब आपसे आपकी जात पूछी जाएगी, तो इसका क्या मतलब है। बहुत अलग अलग तरीके की बातें हो रही, लेकिन पहले बात करेंगे थोड़ा सा जो हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जो हमारे देश के भाल से जुड़ा हुआ मामला है, और कैसे जो है हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, हमारे लोगों की जान ले ली गई। और उसके बाद पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, तमाम लोग को लग रहा है कि भाई ये अभी तक हुआ क्यों नहीं। दरअसल ये वीडियो गेम का युग है ना, तो उसमें लोगों को ऐसा लगने लगता है कि बस उन्होंने बटन दबाया और अभी कोई योद्धा आएगा, उससे लेजर गन निकलेगी, वो हो जाएगा। युद्ध जीतने के लिए ज्यादा आवश्यक होता है कि युद्ध लड़ने से पहले ही आप जीतने की पूरी योजना बना लें। तो अभी आपसे इतना ही कहा जा सकता है कि इस दिशा में जो चीजें होनी थी वो हो रही हैं। और इस बात का पूरी तरीके से मैं समर्थन हूं कि जब बंदूकें चले तो उस समय हमें मौन रखना चाहिए। और उससे पहले की जो तैयारियां हो रही हैं उस पर थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। लेकिन हर्षवर्धन, बड़ा विपक्ष की तरफ से एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ये कह दिया जाता है कि सरकार के साथ हैं, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं कश्मीर पर भी। लेकिन उसके बाद जो उनके कुछ बड़बोले प्रवक्ता और कुछ बदजुबान जो उनके सोशल मीडिया के हेड हैं, जिस तरीके की हरकत करते हैं, गायब सिर या तमाम चीजें करते हैं, उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ती है। हमारी और आपकी चर्चा पिछली बार हुई थी आलोक शर्मा के परिप्रेक्ष्य में भी, कैसे उनको कॉर्नर कर दिया गया। और मैं फिर कहता हूं कि क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, बात रखने के लिए आपको बदतमीज होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो विषय है, लेकिन इस सबके बीच में राजनीति बंद नहीं हो रही है, भले ही कुछ भी कह दिया जाए। पाकिस्तान में लोग हलकान है, पब्लिक कह रही है कि भाई हमने क्या किया है, हमारा क्या कसूर है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन भारत में अभी भी ऐसे लोग हैं, इस तरीके के बयान आ जाते हैं जो ये कहना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं ये किसने करवाया, या फिर अब ये कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की चौक पर तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, उस पर बात होती रहेगी, सवाल उठेंगे भी और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरीके की परिस्थितियां हो तो वैसे में अब तक के घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं हर्षवर्धन? देखिए राजेश्वर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मुंबई यहाँ वेव समिट हो रहा है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। और भारत दुनिया के नक्शे पर एक जो क्रिएटर इकोनॉमी है, जैसे हम लोग भी इस क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा हैं, अगर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये बहुत विजनरी है, बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। लेकिन इसके उद्घाटन जिस दिन 1 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ, तो उसके मैं हम्म, 2 बातें बताऊं। हम्म, एक तो मुकेश अंबानी और दूसरा रजनीकांत। उन हम्म, दोनों लोगों ने जो पहलगाम का जिक्र है वो किया हम्म, और ये महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस तरह से बार बार इसको लेकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसका उन्होंने जिक्र किया। यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं तो दिन भर के पैनल डिस्कशन, ढेर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका थीम है, स्टूडियो, वर्ड स्टूडियो, डॉक्यूमेंट्री, सोशल मीडिया, उस सब पर बात हो रही है। शाम को कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। कमाल की बात यह, कल शंकर महादेवन का था, उन्होंने भी उसमें पहलगाम का जिक्र किया और कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। अब जो आपने कहा कि वीडियो गेम तो है नहीं,
भारत सरकार की जो तैयारी होनी चाहिए वो भारत सरकार ही तय करेगी, उसे ना हम आप तय करें, ना कोई सड़क पर चलते हुए लोग तय करें। और हमें एक मेच्योर नेशन की तरह भी बिहेव करना होगा, क्योंकि अगर हम किसी देश के साथ लगातार युद्ध की स्थिति में है और आगे आमने सामने का युद्ध शुरू हो जाए, जैसे हम प्रतिदिन सुबह उठ रहे हैं तो किसी न किसी इलाके में जो एलओसी है उसके किसी क्षेत्र में पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग करते हैं, भारतीय सेनाएं उसका जवाब दे रही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम धीरे धीरे या कहें कि लगातार उसी स्थिति में हैं जहां युद्ध जैसी स्थिति है। अब भारत के नागरिकों को, जिनको हम बार बार कहते हैं कि नागरिक के तौर पर उनका व्यवहार क्या है, तो उनका व्यवहार तो दुरुस्त है। विपक्षी नेताओं का व्यवहार कैसा है? हमारी जो लीडरशिप है, जिनको पहले वो सत्ता में रहे, कल फिर सत्ता में रहेंगे, सरकार की आलोचना दुरुस्त है। लेकिन जब आप कहते हैं कि 56 इंच की छाती है कि नहीं है, देखो यहां तो मोदी हंस रहे थे, क्या 140 करोड़ का देश वो रुक जाएगा? ये संभव है? जिन लोगों के परिवारों ने अपने बहुत प्रियजनों को खोया है, क्या उनके जीवन का सब कुछ रुक जाएगा? रुकना चाहिए क्या? क्या जीवन रुकता है? क्या नहीं रुकता है। अब सवाल यह है कि तैयारी कैसे हो। तो हमने अलग अलग फ्रंट पर देखा कि चाहे वो पाकिस्तानियों को वापस भेजने की बात हो, वीजा रिवोक करने की बात हो, सिंधु जल समझौते की बात हो, काउंसलेट की बात हो, ट्रेड की बात हो, या फिर जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जिस पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश। इन सब के बाद अगला चरण है कि क्या युद्ध होगा क्या। अब कई जो रणनीतिकार है वो कह रहे हैं युद्ध होना तो तय है, और युद्ध की बजाय लोग कहते हैं लिमिटेड वॉर होगी, एलओसी क्रॉस करेंगे। लेकिन कुछ रणनीतिकार ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति बड़ी स्पष्ट रही है कि दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करो, और उसी रणनीति पर वो काम कर रहे हैं लगातार, चाहे भारत की सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय है, ये उस पर काम कर रहा है। अब सवाल यह कि इसके आगे क्या, क्या भारत में जिस तरह का माहौल है उसमें अगर युद्ध शुरू हुआ और कल को कुछ भी, युद्ध में एक तरफ का नुकसान तो होगा नहीं, तो क्या हम ये भी एक खतरा देख सकते हैं क्या कि सड़कों पर लोग आकर खड़े हो जाएं? कुछ लोग कहने लगे कि अरे देखिए युद्ध कर दिया। अभी हमने देखा कि वो जिसका पति मारा गया, उस महिला ने कहा कि हमें कश्मीरियों से या उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। उसको लेके दो मत आ गए। हम जिस तरह के लोकतांत्रिक देश हैं उसमें ये डिस्कशन, डिबेट, डायलॉग बहुत ज्यादा है। और कई बार कुछ जो इसको कहने वाले लोग हैं वो ये भी कहते हैं कहीं हम ओवर डेमोक्रेटाइज नेशन तो नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई चाइना और पाकिस्तान से है जो दोनों ही डेमोक्रेसी नहीं है, और हम ओवर डेमोक्रेसी हैं, तो कहीं उसका भी खतरा होता है क्या? और जो सबसे बड़ी बात कि हर बात पर जो आईटी सेल जिस तरह से अब गायब वाला पोस्टर हो उसको वापस लेना हो, जिस तरह से हर प्रधानमंत्री की गतिविधि को टारगेट किया जा रहा है। और हमने पुलवामा के बाद भी देखा था कि 12 दिन लग गए थे। हमने इंदिरा गांधी ने जब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग किया, जो बांग्लादेश की शक्ल में निकल कर आया, तो भी करीब करीब 6 महीने लग गए थे उस तैयारी में। और कहा जाता है कि उस वक्त कहा गया, जब इंदिरा गांधी ने कहा तो उनको सेना प्रमुख ने साफ साफ कह दिया कि अभी ये स्थिति नहीं है हमारी। तो सवाल यह है कि इन सब के बीच में क्या विपक्ष का व्यवहार जिम्मेदाराना है? और मैं ये जरूर कहूंगा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग बहुत मेच्योर बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत सलीके से। आप देखिए तो लोग चाहते हैं कि ये सब कुछ हो, लेकिन आप किसी तरह का कोई दबाव होता हुआ नहीं देखते हैं। बड़ी अच्छी बात है। और अभी एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं, उन्होंने लिखा, कोई भी आपको देखिए रील प्रधान देश हो गया है, लेकिन रील्स आपको सेना के मूवमेंट की नहीं दिख रही है, लोगो नहीं दिखा रहे। हां, जो राफेल कल उतरा उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर, उसको लोग दिखा रहे हैं। यानी कोई भी स्ट्रेटेजिक जो बातें हैं वो जनता की तरफ से नहीं जा रही, वो लोग नहीं बता रहे। अच्छी बात यह है कि मीडिया ने भी लगभग लगभग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे, लेकिन मीडिया ने भी लगभग अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रेन किया है, अपने आप को थोड़ा रोक कर रखा है, और ऐसी कोई भी मूवमेंट की जानकारी नहीं दी जा रही है, ऐसी कोई भी सूत्रों के हवाले से खबर नहीं चल रही है कि सेना यहां तैनात हो गई, इधर ये कर दिया गया, युद्धाभ्यास कैसे हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये सारे संकेत जो बड़ा तूफान होता है उसके पहले की शांति के हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत सरकार और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और हमारी सेनाएं, लीडरशिप वो इतनी सक्षम है, वो सही समय पर सही जवाब देंगे। विपक्ष को भी थोड़ा सा इस वक्त अपनी भूमिका तय करनी चाहिए, और शायद वो दबाव रहा होगा कि अब रेजोल्यूशन लाना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उनके नेताओं ने, तारिक अहमद कर्रा,
सिद्धारमैया, रॉबर्ट वाड्रा नेता नहीं लेकिन परिवार के दामाद हैं, और जाने कौन कौन। इनको कुछ नहीं तो कम से कम शशि थरूर से सीखना चाहिए, इनको कुछ नहीं तो कम से कम उमर अब्दुल्ला से सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है। और जो पाकिस्तानियों के लिए जो लोग आंसू बहा रहे हैं, इस देश के भले के तो नहीं हो सकते। और मैं बड़ी कड़ी बात एक कह रहा हूं, बहुत लोग इस पर ऐतराज कर रहे हैं, अगर पाकिस्तानी मुसलमानों को भारत में ही रहना है भैया, तो हिंदू बन के रहो। ये बुरा लगेगा लोगों को, मैं भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूं, भारतीय मुसलमान एकदम मुसलमान के तौर पर रहे, बहुत अच्छे से रहे, लेकिन मूल रूप से कोई कुछ भी कहे, इस देश का जो मूल चरित्र है वो हिंदू देश का है, हिंदू चरित्र का है, और वही रहना चाहिए। तो मुझे लगता है ये भी बात आनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल हर्षवर्धन, जब आपने बात कही इंदिरा गांधी वाली, तो मतलब ये इतिहास में सब दस्तावेज है कि कैसे जो है 1971 में इंदिरा जी चाहती थी कि तुरंत ये चीजें हो जाएं। स्वयं मानेक शाह ने साफ साफ कह दिया कि अभी ऐसा करना मैडम ठीक नहीं रहेगा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, और पूरी तैयारियां की। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सीडीएस और उसके साथ साथ में सेना के तीनों अंगों को बुलाकर खुली छूट दे दी है। अब इस खुली छूट देने का मतलब लोग कह रहे हैं क्या है, तो इस खुली छूट का मतलब ये भी है कि जहां पर आतंक की दुकानें चल रही हैं, उन दुकानों को खत्म करने के लिए बड़े और कड़े कदम उठाए जाए। अब वो क्या होंगे, मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि आज मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं आसिफ ख्वाजा, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं। तो इसको आप उनकी अकुलाहट, उनकी छटपटाहट, उनकी परेशानी इस बात से समझिए कि आज फिर बयान आया बिलावल भुट्टो के बाद में कि भाई अगर आपने पानी रोका तो हम मतलब जो है युद्ध कर देंगे। तो पहली गलती अगर पाकिस्तान ने कर दी, हर्षवर्धन, जो बात कह रहे हैं कि अलग थलग पाकिस्तान को भारत अब तक करने में पूरी तरीके से सफल रहा। 2 बार हमने पलट कर मारा है, अंदर घुस कर मारा है, लेकिन पाकिस्तान रिटेलिएट करने की स्थिति में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि गलती उसकी है, पूरी दुनिया उसको गलत मान रही है, जान रही है, मानना नहीं अब तो जानने की बात है, इसके पुख्ता सबूत आ चुके हैं। तो पूरी तरीके से जो पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। अच्छा, अच्छा युद्ध और अच्छी रणनीति क्या होती है? वो ये होती है कि आपका कम से कम नुकसान हो और बिना एक भी जान गंवाए आप युद्ध को जीत लें। अच्छा, युद्ध आज की तारीख में सिर्फ सीमा पर जाकर नहीं लड़ा जाता, चौतरफा लड़ा जाता। आपको याद होगा स्टूडेंट कहा जाता, पानी कैसे आप रोक लेंगे, क्या कर लेंगे? चिनाब सूख गई ना, सही अभी बात है। तो ये अगड़ाई है, सूखी ना। अब चिनाब का पानी भले ही सिर्फ 20% पानी ही उसका जाता हो, सब कुछ है, लेकिन 20% पानी जब इस पॉपुलेशन के आधार पर आप देखेंगे तो इसके अपने मायने होते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। और पाकिस्तान में जो बदहवासी है, पाकिस्तान में जिस तरीके से जनता वहां पर उनके साथ नहीं खड़ी दिखाई पड़ रही है, वो कह रही है कि हमारा कोई दोष नहीं, हमारे ऊपर क्यों करेंगे। जितनी बार मोदी जी मीटिंग करते हैं, जितनी बार राफेल यहाँ पर सड़कों पर उतर रहा है, उसकी फोटो दिखाई जाती है, वहां पर घबराहट है। तो ये उनको समझ में आ रहा है कि भारत करेगा जरूर कुछ ना कुछ। मतलब पाकिस्तान को भरोसा है, पाकिस्तान ही जान रहा है कि वो सुरक्षित नहीं, उनके साथ कुछ ना कुछ होगा जरूर। लेकिन भारत में बैठे हुए तमाम लोग जो है अब तक इंतजार कर रहे हैं कि 56 इंच की छाती, क्या 56 इंच की छाती प्रधानमंत्री की नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए, सिर्फ बात मोदी की नहीं है। और ये भारत की बात है, तो जब भारत की बात आती है तो भारतीय सेना, भारतीय सैनिक, भारतीय विपक्षी दल, भारतीय सत्ताधारी दल, हम आप सब इस मुद्दे पर एक होते हैं। हाँ, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, सुरक्षा की चूक को लेकर जो प्रश्न उठाए जाने चाहिए उनको बिल्कुल उठाया जाना चाहिए, आप उठाइए, उस पर बात करिए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। पर एक बात बताइए, आज की तारीख में हर्षवर्धन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द क्या थे, इसको थोड़ा सुनना पड़ेगा। हर बार उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को निश्चित तौर पर सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। इससे पहले जो बात कही गई, इस बार कहा गया कि उनको मिट्टी में दफन करने का वक्त आ गया है। तो मिट्टी में दफन करने का वक्त आ गया, इसका मतलब उनकी जो है आतंकी नाभि पर प्रहार करने का वक्त आ गया है। तो जब इस तरीके की आप तैयारियां कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। और मुझे लगता है कि मोदी की आदत है ठंडा करके खाते पिए। और मुझे लगता है कि जब इस तरीके की बात हो कि हम पूरा भाई युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपके साथ अभी इंडो अमेरिकन ट्रेड डील भी होनी है, बहुत सारी चीजें होनी है, वो चाइना की बहुत सी चीजें आपके पास भी आ सकती हैं। तो ये एक देखने और सोचने वाली बात है कि आप किस तरीके से रणनीति करते हैं। हाँ, एक बात जो आपने और कही कि कैसे जो है पाकिस्तान के जो मुसलमान यहाँ पर हैं और वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, यहाँ तो एक चीज भाई मानना पड़ेगा,
वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना है। हमारे हम भी बाहर जाते हैं तो जब रोम में जाते हैं तो रोमन की तरह बिहेव करना पड़ता है। आपकी अपनी जो आस्था, आपकी अपनी जो चीजें हैं, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन कुल मिला के ये अब नहीं हो सकता। जिस फ्रॉड सेक्टरिज्म की बात हर्षवर्धन लगातार करते चले आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये हो जाए, वहां पर वो हो जाए, उनको ये मिल जाए, ना, ये नहीं चलेगा। कुल मिलाकर जो लैंड का लॉ है उसी लॉ के आधार पर आपको रहना पड़ेगा। और क्यों भाई हम घुसपैठियों को पालें? मतलब हमारा अन्न और हमारी योजनाओं का लाभ जो है, इस बार तो गजब हो गई। पता नहीं कितनी सानिया मिर्जा देश में निकल आई। मैं एक तुलना दे रहा हूँ, सानिया मिर्जा ने तो खैर तलाक कर दिया है, डाइवोर्स दे दिया है, लेकिन इतने लोग यहाँ पर भारत में, इतनी खातून रह रही हैं कि पति रह रहे हैं पाकिस्तान में, पत्नियां यहाँ रह रही हैं। तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। भारतीय जो संसाधन है उन पे हक भारतीयों का है, और मुझे लगता है इस पे अब कोई वो नहीं होना चाहिए हर्षवर्धन। नहीं, बिल्कुल। और ऐसे में जब कभी उच्च न्यायालय रोक लगाता है न ऐसे मसलों पर, तो वो भी बड़ा गंभीर हो जाता है। आप बार-बार मानवीय कहकर, मानवीय के चक्कर में, पीस एक्टिविज्म के चक्कर में भारत की सुरक्षा से समझौता होता है। और जो बार-बार कहा जा रहा है ना कि भई स्लीपर सेल कौन है? कौन लोग अपने घर में रुकाते हैं? कौन खाना खिलाते हैं? किनका घर परिवार आतंकवादियों की सेवा शुश्रूषा में लगता है? अब ये तो खतरनाक है कि अगर हमारा कोई सीआरपीएफ का जवान है, पाकिस्तानी उसकी बीवी, और ऐसे ढेर सारे हुर्रियत के नेता को तो आप पकड़ लेंगे कि उसकी पाकिस्तानी बीवी है, लेकिन हमारे सेना में हो, हमारे अर्धसैनिक बलों में हो, ये खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये पूरा सिस्टम क्लीन करना पड़ेगा। ये एक दिन का, एक क्षण का या त्वरित प्रतिक्रिया का मसला नहीं। और हम उम्मीद करते हैं, इसीलिए इस मसले पर बहुत ज्यादा हम डीप डाउन नहीं जा रहे हैं। जो खबरें आपके पास हैं, आप कश्मीर से लौटे, या जो जानकारी मुझे मिल रही है, समझ में आ रही है, उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। सरकार की अपनी रणनीति है, सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति है, लेकिन इतना जरूर तय है कि पाकिस्तान को इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। बहुत कुछ दिख भी रहा है, चाहे वो बलोच के फ्रंट पर हो, चाहे वो केपी के फ्रंट पर हो, चाहे सिंध में जो कुछ दिख रहा है, एलओसी पर जिस तरह की गतिविधियां हैं, चाइना के साथ भारत सरकार जिस तरह के डिप्लोमेसी और डायलॉग की कोशिश कर रही है, वो सब यहां दिख रहा है। सवाल बस यही है कि कब, किस सुबह हम उठेंगे और हमें दिखेगा कि एक और बड़ा ऐलान हुआ। लेकिन फिर वही बात है कि क्या ये विपक्ष फिर जिम्मेदार होगा? चरणजीत सिंह चन्नी तो अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं मानते। इनके नेता लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात कर लीजिए। बात तो जितनी करनी थी उससे ज्यादा की, और वही बात तो करना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर चले गए, तो आज तक कांग्रेसी कहते हैं कि बिरयानी खेलने चले गए, जबकि नरेंद्र मोदी तो वो वाले हैं जो नींबू पानी पी के रह जाते हैं या बहुत सामान्य भोजन करते हैं, लेकिन एक तंज कसा जाता है। तो मुझे लगता है उस सब का जवाब निश्चित तौर पर भारत की सेना, भारत का नेतृत्व देगा। हमें उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन एक और बड़ा बवाल हो गया इसके बीच में। मैं मतलब हम आप इस पर चूंकि चर्चा नहीं किए हैं, तो आइडिया नहीं है कि अभी हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं, मैं कैसा इसको आपको नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं। आप जानते हैं, क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकात पिछले 3 हफ्तों से नहीं हो पा रही है। नहीं हुई कभी है। आप बाहर, हम बिल्कुल। बाहर हैं। अच्छा, हाँ। इसमें मैं आपको बताऊं, मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं, और मैंने आपकी भी मतलब उस पर कमेंट देखे। लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आप दोनों लोग इस मुद्दे पर कब चर्चा करते हैं, आप दोनों का क्या मत है। तो हम्म। मैंने तो जवाब दे दिया था। मैंने कहा था कि अभी तो हर्षवर्धन जी बाहर हैं, लेकिन जब बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। अभी हमारी उनसे बात नहीं हुई है। अब जो भी बात होगी साक्षात होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस नहीं, पर। बिल्कुल। जिसको कहें कि सब ऑन एयर बात होगी और कोई राज की बात आज नहीं रहने वाली है। देखिए, एक बात तो है, मतलब कैसे देखा जाए, क्या कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल लगी हुई है कि हम तो एकदम यही करने के लिए पार्टी ही बनाए थे। ऐसे लग रहा है कि जैसे जाति गिनने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनी हो। जाति जनता पार्टी तो नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी। तो हिंदू न सही तो भारतीय गिनते, जाति क्यों गिनने लगे? लेकिन इधर से आईटी सेल वो कर रही, तो दूसरी तरफ से एक आईटी सेल आ गई है जिसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब विरोध करते रहे और कहते रहे कि जात तो बिल्कुल नहीं। इंदिरा जी का तो नारा भी बड़ा मशहूर है कि न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। राजीव गांधी ने तो क्या क्या कह दिया वो छोड़ ही दीजिए। अब सवाल ये है कि क्या ये इसको राहुल गांधी के दबाव के तौर पर देखा जाना है? तो मैं तो इसको कोई किंतु परंतु दाएं बाएं नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर इस सरकार को कौन जात हो, जात पूछ के पत्रकार पिटवा दिया। पिछड़ी जाति का पत्रकार था, जाति पूछ के तमाशा कर दिया। यह अलग बात है कि जाति के आधार पर अपने यहां कुछ नहीं दिया। सीट भी देनी हुई तो अपनी बहन प्रियंका को दी, वायनाड में न मुसलमान को दिया, न रायबरेली में किसी ब्राह्मण या पासवान को दिया, क्योंकि वहां तो सबसे ज्यादा यही दोनों समाज है। सवाल यहां यही उठता है, क्या ये जो जातीय जनगणना दबाव में निर्णय लिया गया है,
इसका कोई बड़ा अर्थ निकलने वाला है। तो मंडल के बाद क्या ये राजनीति बदलने वाला निर्णय है? क्या जातीय जनगणना जो सरकार ने दबाव में की है, इसमें वो दूसरा पक्ष देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है, चलो हिंदुओं की जाति गिनेंगे, इसी बहाने पहली बार 1931 से 1881 से सेंसस शुरू हुआ और 1931 से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके बाद हम 2025 में जो शुरू करेंगे उसमें मुस्लिमों की भी जनगणना कर लेंगे। उससे कोई अलग किस्म का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण करने की योजना है। लेकिन इतना तो तय है, ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव? पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए सीट आरक्षित करो। जो काम उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे लेकिन गांधी जी ने नहीं होने दिया, और अलग से जो डुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला था वो नहीं होने दिया, अब आप उसके तरफ जा रहे हैं। एससी के लिए, एससी एसटी के लिए सीटें रिजर्व होती तो उसके पीछे मसला यही था कि वो वंचित शोषित समाज है। अब जो ये पिछड़ा है, क्या सही में वंचित शोषित है? इसकी बात होनी चाहिए। कौन सा ऐसा समाज है? और मैं तो फिर कह रहा हूं, अब तो सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया सवर्ण तो 1931 की जनगणना में वो बहुत ज्यादा थे, ब्राह्मण, राजपूत और वो सब मिला लें तो बहुत ज्यादा संख्या थी उनकी। और अगर ये इतना कम होता तो देश के हर हिस्से में कैसे पाए जाते? भाई ठीक है, आपने द्रविडियन पॉलिटिक्स करके तमिलनाडु से भगा दिया, और मैं तो कह रहा हूं एक बार तय ही हो जाए। मैं तो इसका बहुत समर्थक पक्षधर नहीं रहा। मेरा हमेशा ये मानना रहा कि जाति नहीं गिननी चाहिए, देश आगे जाना चाहिए। मोदी सरकार इस मामले में देश को पीछे ले जा रही। अब मोदी जी के समर्थक जो हैं घनघोर वाले, वो कह रहे हैं कि कोई मास्टर स्ट्रोक इसमें भी होगा। मुझे तो कोई भैया मास्टर स्ट्रोक दिख न रहा है। हम बड़ी कोशिश किए, प्रयास कर रहे हैं तब से, और इस वक्त लाने की क्या जरूरत थी जब देश दूसरी बातें कर रहा है? उस समय में आप ये लेकर आ रहे हैं। अब इसमें क्या समाज के भीतर से दबाव आया? फिर सवाल यह है कि क्या इसके नीचे जाएगा मामला? जो पिछड़ी जातियों में खाए पिए घाये लोग, चलो ठीक है, पंडित जी तो खाए पिए घाये थे ही, पंडित जी तो सबका शोषण कर ही रहे हैं, राजपूत तो सबका शोषण कर ही रहे हैं, बनिया तो सबका शोषण कर ही रहे हैं, कायस्थ तो सबका शोषण कर ही रहे हैं। तो जो ये पिछड़ी जाति वाले थे, जिनको कहा जाता है पिछड़ी जाति, हालांकि कहना किसी को पिछड़ा नहीं चाहिए, तो ये क्या बदलेगा क्या? इस पर मुझे लगता है बात होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये निर्णय कतई गलत है, नहीं होना चाहिए था। अब हुआ है तो पूरी तरह से जातियों का पता चले, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जिसका जिसका भी है, सबकी जाति पता चले, और ये भी पता चले कि किस जाति को कितना मिल रहा है। लेकिन अगर ये करके सोच रहा है कोई कि आरक्षण बढ़ा के, सीटें रिजर्व करके कुछ देश का भला करेंगे, तो हम इसको बनाना रिपब्लिक से ज्यादा कुछ नहीं बना सकते। मेरा तो स्पष्ट तौर पर यही विचार है। नहीं हर्षवर्धन, ये बात सच है कि खास तौर से ऐसे समय पे जब लोग अपनी स्किल, अपनी योग्यता और बराबरी के अवसर लगभग सबको मिल रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि उस तरीके की बातें हैं, और पिछड़ी जातियों का आरक्षण या जो इसकी जो मांग है, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि जिसकी लाठी हो उसकी भैंस हो। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो ये जो पूरा तंत्र शुरू हुआ है, जो ये प्रवृत्ति शुरू हुई, ये कतई उचित नहीं है। हाँ, वाकई जो गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, उनको आगे लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और ये जो टाइमिंग कही जा रही, टाइमिंग, लोगों ने इस टाइमिंग को भी सवाल उठाया, ये कहा कि ये डाइवर्जेंट प्रैक्टिस है, और इसको भी जोड़ दिया कि पहलगाम पर चूंकि कुछ सरकार कर नहीं पा रही है, इसलिए जो ये कर दिया गया। लेकिन पहली बात तो ये है कि पहलगाम पर सरकार कुछ कर पा रही कि नहीं कर पा रही है, ये तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। और ये निश्चित रहना चाहिए, इस देश के पुरुषार्थ पर भरोसा रखना चाहिए कि उसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, ये जिस तरीके से बहुत से जातिगत जनगणना के नाम पे जातिगत सर्वे जो होने लग गए थे और अलग अलग आंकड़े आने लग गए थे हर्षवर्धन, उसके बाद केंद्र के सामने लगातार स्थितियां विकट होती चली जा रही थी। और संसद के अंदर याद करिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा था खड़े होकर कि जब भी जनगणना होगी तो वो जाति के आधार पर होगी। ये वो ऑलरेडी बोल चुके हैं, पहली बात नहीं, पहली बार ऐसा नहीं बोला गया। हाँ, अब जाति जनगणना पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुंशी पटेल, इन लोगों ने क्यों नहीं होने दी थी, उस पर बहुत बात हो चुकी है। अब तो ये आ ही गया, तो अब विपक्ष बड़ा खुश है, कह रहा कि हमने इसको करवा दिया। राहुल गांधी की जीत हो गई, तेजस्वी यादव अपनी जीत मान रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी जीत मान रहे हैं। नहीं, चलिए आप अपनी जीत मानते रहे, लेकिन इसके साथ में एक जो दूसरा पहलू है हर्षवर्धन, अभी तक होता है कि ये ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कटियार, यादव, जाटो, पासी, इस तरीके से जो आप बताते रहे मुसहर, तो अब आप जो है, जो मुस्लिम आबादी है, उनको एक बार एक चंक में आप बताते रहे, तो मुस्लिमों के बीच में भी तो पिछड़ों की जनगणना होगी। 15% ही तो अशराफ हैं, 85% तो पिछड़े
ही मुसलमान हैं। और अभी आप याद करिए कि किस तरीके से जो है 75 मुस्लिम जातियों को ममता बनर्जी ने डाल दिया पिछड़े आरक्षण में। कोई सर्वे नहीं था, कोई डेटा नहीं था। दरअसल लगातार कंफ्यूजन होता ही चला जा रहा था। तो मुझे लगता है कई बार जब इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो जाएं, तो ऐसे निर्णय, वैसे जातिगत जनगणना के बिल्कुल मैं समर्थन पे नहीं हूं। मैं आपसे बता दूं कि जितना मैं समझता हूं, क्योंकि आप जातियों में विभक्त समाज को कितना करेंगे। पिछली बार हुई थी 2011 बिल्कुल। में, डेटा क्यों क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि 46 लाख से ज्यादा जातियां आ गई थी। अच्छा, एक हाँ, एक आपने कहा तो बस एक लाइन में बोल दूं, फिर आप बोल के और इसको यहीं पे खत्म करेंगे। एक लाइन में सिर्फ बोल दूं। अच्छा, बार-बार लोग कहते हैं मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सब ब्राह्मणों ने जाति बना दी, मनु ने जाति बना दी। तो भैया वो तो 4 ही बनाए थे। वो अच्छा, तो मनु 4 ही ब्राह्मण बनाए थे। नहीं, पर वैवस्वत मनु ब्राह्मण भी नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, ये भी बता दिया नहीं, जाए नहीं, लोगों मैं कह रहा हूँ वो तो क्षत्रिय थे, लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि भाई अगर ब्राह्मणों ने और मनु महाराज ने बना दी जाति, तो उन्होंने तो 4 वर्ण बनाया था। इतनी हजारों जातियां किसने बनाई? और जाति में अच्छा, उपजाति किसने हजारों नहीं बनाई? भैया, 46 लाख जातियां 2011 के सर्वे में, अब बताइए 46 लाखों लाख। किसने बताई? फिर ये नीच हाँ, कर्म किसने किया? उसका कोई जवाबदेह होगा क्या? और जाति हाँ। में उपजाति, उपजाति में उपजाति, उपजाति में उपजाति, तो ये कौन गिनेगा और कैसे उसका हक मिलेगा? और जिनको आधा 1-2% वाले हैं, उनका क्या कोई अधिकार ही नहीं है? तो ये बहुत खराब दिशा में जा रहा है। चाहे जिस रणनीति के तहत हुआ हो, काम ये बड़ा गंदा हुआ है। नहीं, मैं सहमत हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे कम जो है अल्पसंख्यकों में पारसी हैं। आप देख बिल्कुल। लीजिए कि वो किस तरीके से वो कर रहे हैं। मतलब मैं मुझे नहीं लगता कि ये बहुत उचित कदम है, लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हर्षवर्धन, ये आवश्यकताएं ऐसी हो जाती हैं, जिस तरीके का दबाव। और देखिए, मैं एक बात तो मानता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी छवि को लेकर कुछ ज्यादा ही, मतलब अति संवेदनशील कई बार नजर आते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, वो बिल्कुल। सवाल ना उठे, ये ना उठे, और खासतौर से जब सामाजिक न्याय की बात आती है, तो उस पर वो मुझे साफ साफ पीछे हटते दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अब आज की तारीख में ये देखिए कि जो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर से जो मीडिया आईटी चल रही हो या जो दूसरे लोग रहे हो, वो लोग विरोध करते रहे इसी आरक्षण का। आज की तारीख में उनकी तो मजबूरी देखिए, उनको इसको मास्टर स्ट्रोक बताना पड़ रहा है, समर्थन करना पड़ रहा है। समर्थन करना पड़ रहा है, और हमें बताना पड़ रहा है। तो अब वही बातें वो कर रहे हैं जो पहले दूसरी तरफ कर रहे थे। तो इस तरीके से, इसी तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किया। किसान आंदोलन के दौरान पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ था, उनके देश के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन चंद लोगों के दबाव में आके उन्होंने वो बिल भी, जो देश के लिए पीछे होने थे। तो ये जो टेफ्लॉन कोटेड छवि की वो झुकते नहीं है, ये सारी चीजें, तो इससे देखिए थोड़ा सा उस पर फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय पड़ता नहीं है है। हर्षवर्धन। लेकिन राजनीति में इसका दूसरा पहलू यह है कि देखिए, लोकतंत्र में मतलब झुकना बड़े लोगों को चाहिए भी कई बार, हाँ, ये हाँ, ठीक उसका बात है। टका जाए। क्योंकि वो हुँ, वहां पर शासन करने गए हैं, तो वो अपनी इच्छा के लिए नहीं, जनता के भले के लिए, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। और अगर जनमानस का इस तरीके के दबाव आ रहा है, आग्रह आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें मुझे कोई बहुत बुराई नहीं महसूस होती। व्यक्तिगत तौर पर मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, लेकिन जो तर्क दिए जा रहे हैं, उसका तर्क ये है कि जब भाई मुसलमानों में भी अब गिनती शुरू होगी हर्षवर्धन, तो ये समझ में हुँ। आएगा ना कि कौन तेली है, कौन लोहार है, कौन जो है वहां पर सिर्फ एक, मतलब एक तरीके से पेंट कर दिया था, सिर्फ पंक्चर बनाने वाले ही नहीं है ना, जगह जगह पर कई नाव भी है ना, कई जगह अच्छा, दूसरे लोग भी हैं। मैं हाँ। ये कह रहा हूँ कि जो अनुराग ठाकुर ने पूछा था राहुल गांधी से, हम्म। कौन जात हो? पता चलेगा हम्म। क्या? यहीं इसी पे आप यही राज की बात बताइए, यहीं खत्म करते हैं। पता चलेगा क्या राहुल गांधी कौन जात हो? देखिए, राहुल गांधी ने क्या हुआ था कि जब 2012 की रिपोर्ट आई थी ना हर्षवर्धन, एंटनी कमेटी वाली, और जब कहा गया था कि हमारे पास जो है उस तरीके का कोई यूपी में अगर कुछ करना है, तो हमें एक ब्राह्मण नेतृत्व चाहिए, तो बोले कि मैं ब्राह्मण हूं। उन्होंने अपने आप को तब ब्राह्मण पार्टी के अंदर सबके बीच में कह दिया था। अब हालांकि समझ में नहीं आता है कि कैसे वो ब्राह्मण है। और मतलब देखिए, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई क्षत्रिय, कोई जाटव है, इस बात से किसी को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। इन फर्क नहीं लोगों ने पड़ता, समाज बिल्कुल। को, दरअसल राजनीति को, भले ही फैसले मौजूदा सरकार ले, लेकिन राजनीति किस तरीके से, किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। एक मंडल कमीशन की राजनीति आई, उसने जो है कांग्रेस खत्म करके रख दिया, मतलब पूरी तरीके से। कैसे सब पूरे देश में कितनी दिक्कत हुई। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में लोग थोड़ा मैच्योर हो चुके हैं, और सबको समझ में आ रहा क्या चीजें हैं। पर हाँ हर्षवर्धन, आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये फैसला राजनीतिक तौर पे बिहार चुनाव के मद्देनजर जरूर लिया गया है, जिससे उसका फर्क पड़े, लेकिन ये लेना पड़ता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भारतीय हुँ, जनता पार्टी के अंदर भी इस तरीके से कुछ बातें उठनी शुरू हो चुकी थी।
और ये चीजें की गई तो विपक्ष से कहने को ये मुद्दा छीन लिया गया। लेकिन मुझे बस इतना नहीं समझ में आ रहा है कि अभी जनगणना का आधार क्या होगा, क्योंकि कुछ हमने जो लोगों से बात करने की कोशिश की तो बताया जा रहा है कि 1931 का कुछ 4000 जातियों का समुच्चय लेकर उसके साथ में जाया जाएगा, उसी के अंदर सारी उपजातियां वर्ण वर्ग सब होंगे, इस तरीके से काम हम्म। किया जाएगा। पर सवाल ये है कि क्या वो जो आंकड़ा आएगा उस आंकड़े के आधार पर जो क्रीमी लेयर जो लगातार आरक्षण का लाभ उठाते हुए चले आ रहे हैं, तो जो वाकई वंचित रह गए हैं लोग, उन तक चीजें पहुंचेंगी। अगर इस तरीके से चीजें होती हैं हर्षवर्धन, तो इसका मैं स्वागत करूंगा। लेकिन अभी जो चलिए फैसला तो किया गया है वो राजनीतिक तौर पर किया गया है, उससे थोड़ा असहमति है मेरी। चलिए, तो आपको जो लोग लिख रहे थे उन सबको जवाब मिल गया। हम दोनों की पक्की वाली राय सामने आ गई और प्रतीक्षा करते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसमें थोड़ा समय लगता है उसको समझने देखने में, तो हम भी उसका इंतजार करते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।